सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके हैं विद स्मार्ट सिलेबस। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। यूँ समझ लीजिए कि इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी। What are the factors on which rate of flow of heat depends and explain them and derive the relation for the thermal conductivity और the rate of flow of heat। इन चीज़ों के बारे में इसी टॉपिक को ये सारी चीज़ें कवर करेंगी कि फ्लो ऑफ हीट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेसिकली और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो मटेरियल होते हैं हर मटेरियल की नेचर डिफरेंट होती है। हर मटेरियल डिफरेंट नेचर के साथ खुदा ताला ने इस यूनिवर्स में अगर बनाया है ह्यूमंस के लिए, उनकी समझ लीजिए कि डेली लाइफ की ज़रूरियत को फुलफ़िल करने के लिए और बहुत सारे दूसरे पर्पसेस के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है। अब हर मटेरियल की नेचर डिफरेंट है। आप सैंड ले लो, सॉइल ले लो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स ले लो, कंडक्टिंग मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, हर मटेरियल की नेचर क्या है, डिफरेंट है। और अगर हम एक मटेरियल ले लेते हैं और उसकी नेचर को बार बार चेंज नहीं करते तो फिर फ्लो ऑफ हीट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक गिवन सब्सटेंस के लिए यानी हम उस मटेरियल की नेचर को चेंज नहीं कर रहे तो फिर जो है फ्लो ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए बेटा कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मेथड ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ाया था वो था कंडक्शन। तो सॉलिड में प्रोसेस कौन सा होता है, कंडक्शन। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस भी सॉलिड के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। बेटा अगर आपके पास ये एक सॉलिड है, किसी भी नेचर का हो सकता है, कोई भी मटेरियल लिया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, एल्युमिनियम है, एयर है, कुछ भी हम जो है ले सकते हैं मटेरियल और फिर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को बताएंगे कि किस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। अच्छा, ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड की लेंथ जो है बेटा उसको हमने रिप्रेजेंट किया L के साथ। L विल बी दी लेंथ ऑफ दिस सॉलिड एंड यहाँ से हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाने लगे हैं A, और A किस चीज़ को शो करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और यहाँ हम दिखा रहे हैं टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर दिखा रहे हैं T2। ये है हायर टेम्परेचर, यानी इस एंड को अगर हम हीट करेंगे तो ये T1 हायर टेम्परेचर होगा और T2 जो होगा एट लोअर टेम्परेचर। यानी T1 जो है बेटा हायर टेम्परेचर एंड T2 क्या होगा, लोअर टेम्परेचर। और जब भी हम डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर लिखेंगे तो वो T1 माइनस T2 होगा, क्योंकि T1 हायर टेम्परेचर है और T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। इस डेरिवेशन में T1 को हायर टेम्परेचर और T2 को क्या है, लोअर टेम्परेचर का नाम दिया गया। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस समझने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। रेट का मतलब होता है हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इट मीन्स कि टाइम के लिहाज से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इसी चीज़ को हम वर्डिंग में अगर लिखते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट that flow in unit time is called, ये हमारी इस डिस्कशन के लिए डायग्राम है,
that flow in unit time is called rate of flow of heat. यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इसके लिए हम मैथमेटिकली लिखते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू Q बाय टी। ये हमारे पास कहलाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसी का यूनिट भी हम यहाँ बता सकते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट एनर्जी Q जो होती है वो हीट एनर्जी, यहाँ T क्या है टाइम, Q हीट एनर्जी, स्मॉल t क्या है टाइम, जॉल पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। What is the unit of the rate of flow of heat? जॉल पर सेकेंड। हीट एनर्जी का यूनिट जॉल और टाइम का यूनिट क्या आएगा सेकेंड। जॉल पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट depends upon the following factor. कौन कौन से फैक्टर हैं जी। फर्स्ट वन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, लेंथ ऑफ द सॉलिड कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ये हम सबसे पहला फैक्टर लिख लेते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी थिकनेस कितनी होगी इस पर डिपेंड करेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड फैक्टर है जी लेंथ ऑफ द सॉलिड। लेंथ ऑफ सॉलिड को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड फैक्टर है जी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर T1 है एंड लोअर टेम्परेचर क्या है T2। एंड फोर्थ फैक्टर होगा नेचर ऑफ द सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिपेंड कर रही है। अब हम जब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन में बेटा यहाँ हम ये डायग्राम रहेंगे, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जगह कम है तो इसलिए मैं सिर्फ बोल देती हूँ। आप क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हो, एक सॉलिड। क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हो, एक सॉलिड। और इस सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी लेंथ है। हम इस सॉलिड को हीट अप कर रहे हैं, हीट करने से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Q ट्रांसफ़र हो रही है इन टाइम T। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो हॉट एंड से टूवर्ड्स कोल्ड एंड, हाई टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर क्या है T2। हॉट एंड से टूवर्ड्स दी कोल्ड एंड हीट एनर्जी ने ट्रांसफ़र होना है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र होगी वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगी, वो लेंथ ऑफ द सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड करेगी किस टाइप का ये सॉलिड है और उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। हम कंसीडर कर रहे हैं एक सॉलिड हुज लेंथ इज L and its cross section area is A and it is heated through the temperature T1 is at the solid one end of the solid is at higher temperature, that is at T1, and the other end of the solid is at the lower temperature, that is the T2.
Then the rate of flow of heat depends upon the cross sectional area of the solid, length of the solid, temperature difference and nature of the solid. इन चीज़ों के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी. अब हम इसी चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या रिलेशन है. क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड. जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगी, कम होगी. इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ और इसके बाद सेकेंड फैक्टर क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द सॉलिड. अच्छा, अब जो लेंथ ऑफ द सॉलिड है ना बेटा, देखिए कितना टाइम लगेगा फ्लो ऑफ हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. अब हम इसी चीज़ को अगर एक पाइप के ज़रिए से कंसीडर करते हैं. एक ऐसा पाइप है जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, ये एक पाइप है. एक ये पाइप है, इसकी लेंथ ज़्यादा है. यहाँ से पानी एंटर करेंगे फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएगा. यहाँ से एंटर करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ तक जाने के लिए. सेम चीज़ है कि अगर इसी को सॉलिड कंसीडर करें, इस एंड को हीट अप करें, हीट एनर्जी इस एंड से दूसरे एंड तक जल्दी ट्रांसफ़र होगी. जब लेंथ बढ़ जाएगी तो हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक देर से ट्रांसफ़र होगी. टाइम लगेगा इसको हीट एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होने के लिए. इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा. जितनी लेंथ ज़्यादा होगी फ्लो ऑफ हीट उतना ही कम होगा. जितनी लेंथ कम होगी उतना फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो लेंथ कम, फ्लो ऑफ हीट क्या है, ज़्यादा. लेंथ ज़्यादा, फ्लो ऑफ हीट क्या है, कम. कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. दो तरह की प्रोपोर्शनैलिटी बेटा हम पढ़ चुके हैं. एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और दूसरी कौन सी होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में अगर एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है. दोनों के बीच में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी, डायरेक्ट. लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं ना तो फिर एक पैरामीटर यानी एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता है, दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है. जैसे कि यहाँ देखो हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ, लेंथ एंड फ्लो ऑफ हीट. फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ कम है ये हीट ज़्यादा होगी. लेंथ ज़्यादा है हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र कम हो जाएगी. तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट एंड लेंथ के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, तो 1/L लिखा जाएगा. लेंथ कम तो फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा. लेंथ ज़्यादा तो फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, कम होगी. और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ सेकेंड इक्वेशन. थर्ड फैक्टर कौन सा है जी, टेम्परेचर डिफरेंस. थर्ड फैक्टर कौन सा है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस. सॉरी मैंने ई लिख दिया है या आई लिख दिया, टेम्परेचर, पी तो लिखा नहीं. टेम्परेचर डिफरेंस जो है बेटा वो हमारे पास T1 माइनस T2 है, तो उसके लिए हम थर्ड फैक्टर लिखेंगे. टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हाई टेम्परेचर T1, लोअर टेम्परेचर क्या है T2. अब फ्लो ऑफ हीट, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा यानी एक एंड से दूसरे एंड का, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है, जितना इनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा हीट एनर्जी भी फ़ौरन ट्रांसफ़र होती जाती है. तो जितना दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगी, कम होगी. तो टेम्परेचर डिफरेंस के फ्लो ऑफ हीट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑफ हीट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होगी. टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगी, कम होगी. और फोर्थ फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सॉलिड. अगर हम नेचर को चेंज नहीं करते हैं तो फिर ये उसी सॉलिड के लिए जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. और हर मटेरियल की नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है. इसलिए इसमें एक कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी. अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस. हम इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे, वर्डिंग में भी लिखेंगे. क्रॉस सेक्शन एरिया के फ्लो ऑफ हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेंथ ऑफ द सॉलिड के ये क्या है, फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड टेम्परेचर डिफरेंस के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब हम तीनों को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3.
by combining equation 1, 2 and 3 तीनों को कंबाइन कर दीजिए। तो आप इन तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं Q बाय T विल बी प्रोपोर्शनल टू, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की हैं वो ऊपर लिख दीजिए, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ये क्या शो करता है ये रिलेशन कि फ्लो ऑफ हीट लेंथ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टेम्परेचर डिफरेंस के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये क्या है जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओमिट करना है। जब हम ओमिट करेंगे तो फिर आपके पास क्या रिलेशन आएगा, इस चीज़ को देखते हैं बेटा। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओमिट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय T विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे हम, इक्वल लगाते हैं एंड कांस्टेंट, और साथ क्या आएगा, A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। और इस केस में बेटा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया गया है K के साथ, K इंटू A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी बोथ एंड ऑफ द सॉलिड, और L क्या है, लेंथ ऑफ द सॉलिड। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया है रिलेशन किस चीज़ के लिए बेटा, फ्लो ऑफ हीट के लिए, रेट ऑफ फ्लो। Q बाय T क्या था, फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस इज रिलेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और K क्या है, K इज दी थर्मल कंडक्टिविटी and value of K will be constant for a given solid. Value of K will be constant for given solid. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके K के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं, K A इंटू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई ये स्मॉल t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, Q मल्टीप्लाई बाय L। और यहाँ से K फाइंड आउट करना है तो K किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय, हम लिख रहे हैं बेटा एरिया इंटू T1 माइनस T2 इंटू T। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। आपके पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो T को इस साइड पे ले जाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू Q बाय T को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A इंटू T1 माइनस T2। अच्छा, ये रिलेशन आपके पास किसके लिए आ गया जी, दैट इज फॉर कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी कहलाता है, K जो है वो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी भी कहलाता है, और ये वैल्यू कम्प्लीटली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। तो हम यहाँ से इसकी यूनिट भी डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K क्या है बेटा, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जॉल, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, केल्विन। ये मीटर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर आपको यूनिट क्या देगा, ये सारी चीज़ें ऊपर ले जाइए तो हम लिख सकते हैं इसको जॉल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। और जॉल पर सेकेंड जो होता है ना बेटा वो वॉट के इक्वल होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी।
ये जॉल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, वॉट के इक्वल। अब गौर से फिर से देखिए बेटा, जिन बच्चों को पीछे से सारी यूनिट्स लर्न है वो इजीली बता सकते हैं। यूनिट ऑफ क्यू इज जॉल, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये मैंने यहाँ लिखा पहले। यूनिट ऑफ क्यू एनर्जी है, हीट एनर्जी, यूनिट क्या होगा जॉल, यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा सेकेंड, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट क्या होगा केल्विन। तो जॉल पर सेकेंड हम ऊपर लेके जा रहे हैं, जॉल पर सेकेंड, ये पर मीटर ऊपर चला गया, केल्विन भी ऊपर जाके -1 लिख दिया, जॉल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, एंड जॉल पर सेकेंड होता है वॉट के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं वॉट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ द के, एंड के इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी। और डिफरेंट मटीरियल्स के लिए ये वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए, अगर हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर सब्सटेंस है, यानी हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसका टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 हमने 1 केल्विन लिया हो, तो फिर आपके पास ये भी फैक्टर 1 आएगा, ये भी फैक्टर 1 आएगा, ये भी फैक्टर 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं Q/T ही थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी इफ सब्सटेंस इज 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर with temperature difference 1 Kelvin। अगर आपके पास 1 क्यूबिक मीटर सब्सटेंस है और उसके दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस हमने कितना रखा, 1 केल्विन रखा, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बेटा ये ट्रांसफ़र होगी, यही उसकी क्या कहलाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी। यानी यूँ समझिए कि हम कोई भी सब्सटेंस ले लें और उसको 1 क्यूबिक मीटर लें, यानी उसकी लेंथ 1 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिए, और फिर जो है 1 सेकेंड में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जब हमने उसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन राइज किया हो, तो फिर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक एंड से दूसरे एंड तक विद इन दी सॉलिड इन 1 सेकेंड, तो वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी। और डिफरेंट मटीरियल्स के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होती है। आपकी बुक में एक पूरा टेबल ड्रॉ है बेटा, जिसमें उसने एयर की, ड्राई एयर हो तो कितनी होती है, एल्यूमिनियम की कितनी थर्मल कंडक्टिविटी है, ब्रिक, कॉपर, ग्लास, आइस, आयरन, लेड, प्लास्टिक फोम, रबर, सिल्वर, वाटर एंड वुड की थर्मल कंडक्टिविटी की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। अक्सर इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस टेबल को अच्छे से आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उसकी क्या वैल्यू है, और ये सारी वैल्यूज़ जो आपको यहाँ पे टेबलर फॉर्म में दी हुई है ना, वो कैसे कैलकुलेट की गई है बेटा, जब उन्होंने ये पूरा जो सॉलिड लिया है वो 1 क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होगा कि इसकी लेंथ 1 मीटर ली और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो ये 1 क्यूबिक मीटर सब्सटेंस कहलाएगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 1 केल्विन ले लिया, तो Q/T ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी, यानी सारी चीज़ें हमने 1 ले ली, तो Q/T ही उसकी क्या कहलाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ से बेटा हम थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन प्रॉपर वर्डिंग में इसी रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सब्सटेंस when it is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। यानी यही जो डिस्कशन मैंने यहाँ मैथमेटिकली लिखी है, इसी डिस्कशन को अगर हम वर्डिंग में डिस्क्राइब करेंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of the 1 cubic meter substance when this substance is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। दिस इज कॉल्ड दी थर्मल कंडक्टिविटी, यानी Q/T थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा। और Q/T जो है वो कब थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा, जब आपने वो सब्सटेंस कितना लिया हो,
उसकी लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें और टेम्परेचर डिफरेंस हम 1 केल्विन राइज करें, तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सब्सटेंस that is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी होगी थर्मल कंडक्टिविटी की। व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द 1 cubic meter substance that is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। अच्छा, अब ये 1 सेंटेंस डेफिनेशन है बेटा। 1 सेंटेंस डेफिनेशन को आपने लर्न एज इट इज़ करना, कोई एक लफ्ज़ हम आगे पीछे नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द रीजनिंग कि ये पूरी डिस्कशन जो है इस पूरे टॉपिक की, इसको उन्होंने एक प्रीसाइज फॉर्म में, एक डेफिनेशन में जो है वो कंपाइल कर दिया हुआ है। और वो डेफिनेशन क्या है कि जब हम एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड ले लें जिसकी लेंथ हमने 1 जो है वो मीटर्स ली है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया है, और दोनों एंड यानी हॉट एंड कोल्ड एंड का टेम्परेचर हम 1 केल्विन ले लें, तो फिर हीट एनर्जी हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड जो ट्रांसफ़र होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी का नाम दिया जाएगा। अच्छा, अब फिर से इस टॉपिक को देखिए बेटा, हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे हमने डेरिवेशन की है इसकी। दिस इज़ दी थर्मल कंडक्टिविटी। ये अक्सर क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, what are the factors on which rate of flow of heat depends, and explain that explain the factors and derive the relation for the flow of heat। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी यहाँ तो नहीं लिखी, स्पेस भी नहीं है तो कहाँ लिखें, इसलिए मैं सिर्फ बोल देती हूँ कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ दी 1 cubic meter substance that is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity। और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है, K is equal to Q by T multiply L divided by A into T1 minus T2, ये उसका फॉर्मूला है। फिर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat that flow in unit time is called the rate of flow of heat। and rate of flow of heat क्या है, Q by T, और इस Q by T का यूनिट क्या होगा, जॉल पर सेकेंड। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉलिड, लेंथ ऑफ द सॉलिड, टेम्परेचर डिफरेंस एंड नेचर ऑफ द सॉलिड। फॉर ए गिवन सॉलिड, हम अगर एक सॉलिड ले लेते हैं बेटा, और उस सॉलिड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है फिर 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द सॉलिड एंड टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें हमने एक सॉलिड लिया जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसको हीट अप करना शुरू किया तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होगी। हायर टेम्परेचर है T1, लोअर टेम्परेचर क्या है T2, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Q बाई T जो होगी वो क्रॉस सेक्शन एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q बाई T जो है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड Q बाई T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। लेंथ ज़्यादा होती है तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कम ट्रांसफर होती है, और लेंथ अगर कम होगी तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा ट्रांसफर होगी। और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड का जितना ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, और दोनों एंड का अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होगी, कम ट्रांसफ़र होगी। जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, Q बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, Q बाई T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सॉलिड एंड Q बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन दी टेम्परेचर, और डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2, क्योंकि T1 हायर टेम्परेचर है और T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर है। जब हमने तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आप क्या लिख सकते हो, Q बाई T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ये इक्वेशन क्या शो करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओमिट करेंगे तो हम इक्वल एंड कांस्टेंट लगाएंगे, और इसमें कांस्टेंट क्या है, K को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है, और गिवन सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब बेटा अगर एरिया हम 1
मीटर स्क्वायर ले लें, लेंथ 1 मीटर लें, टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन लें तो Q बाय टी ही K कहलाएगी। और यहाँ से यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम K का फॉर्मूला डिराइव किया। K किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू Q बाय टी मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय A इंटू T1 माइनस T2। अब हम यूनिट ऑफ K यहाँ से डिराइव किया, यूनिट ऑफ Q इज जॉल, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट केल्विन। जॉल पर सेकेंड वॉट की इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं वॉट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब बेटा Q बाय टी K के इक्वल कब होता है, अगर हमारे पास लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन हो, तो देन Q बाय टी ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन के साथ आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग फैक्टर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 9 चैप्टर में से ज़्यादातर जो है बोर्ड में क्वेश्चन बनता है शॉर्ट के लिए। तो अलग अलग फैक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड Q बाय टी का क्या रिलेशन है, लेंथ ऑफ द सॉलिड एंड Q बाय टी का क्या रिलेशन है, Q बाय टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिफरेंस का क्या इफेक्ट है। तो ये सारे अलग अलग शॉर्ट भी बन सकते हैं, इनको आप इजीली लर्न कर सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वो जो एंड रिजल्ट हमने लिखा है उसी से हम कह सकते हैं what is the thermal conductivity, it is the rate of flow of heat across the opposite faces of the 1 cubic meter substance that is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। लॉन्ग है बेटा, लर्न करके देख लीजिए इसको और लिख के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम रट्टा नहीं लगा सकते। जैसे हमने एक दफ़ा पढ़ना होता है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पढ़ के आप इसको लिख के ज़रूर देखिए, लिख लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको लिख के ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।